नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। 22 अप्रैल को खुलेगा केदारनाथ धाम के कपाट। डोली 19 अप्रैल को ऊखीमठ से केदारनाथ के लिए करेगी प्रस्थान। यात्रा के लिए पंजीकरण अनिवार्य। जनगणना 2027 के प्रशिक्षण से नदारत रहे 104 कर्मचारी। देहरादून नगर निगम ने सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। चार धाम में हेली सेवा के लिए दिखा उत्साह। पोर्टल खुलने के लिए घंटे में ही 15 जून तक बुकिंग। श्रीनगर में अंबेडकर जयंती पर गुड़ वितरण को लेकर सियासत तेज। भाजपा कांग्रेस आमने सामने। चार धाम यात्रा से पहले ट्रैवल एजेंसियों में बढ़ी ऑनलाइन बुकिंग। कल से शुरू होगा ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन। दून में संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार। आईएसआई के नए मॉड्यूल का हिस्सा था विक्रांत। देश के अलग अलग हिस्सों में था एक्टिव। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते खबरों का। खबर देहरादून से है, जहां 19 अप्रैल से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काफी गंभीर हैं। इसीलिए अक्षय तृतीया पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ चारधाम यात्रा की शुरुआत से पहले वो स्वयं रुद्रप्रयाग से गुप्तकाशी तक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। शीतकालीन यात्रा बहुत सारी बातें की हैं, कितना बड़ा इम्पैक्ट देखते हैं क्योंकि आप इकोनॉमिक कॉरिडोर शुरू हो गया है। कल जो देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो शुभारंभ हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका लोकार्पण किया है, वो केवल देहरादून दिल्ली से ही नहीं जुड़ा है, बल्कि पूरे देश से जुड़ने का जो हमारा समय है वो बहुत कम हो गया है। और एक तरह से मैं कहूँ कि जैसे एनसीआर रीजन है, उसी में बहुत सारी जगह पर 2.5-3 घंटे लग जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में। अगर कोई नोएडा या गाजियाबाद में है तो उसको गुड़गांव जाने पर तो 2.5-3 घंटे का समय लग जाता है। तो उतने ही समय में देहरादून से दिल्ली हम सब पहुंच जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, उनके नेतृत्व में चलने वाली सरकार का। और अब खबर चमोली से है, जहां चारधाम यात्रा के दौरान सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन को लेकर एडीजीपी एपी अंशुमन यहां जिले के दौरे पर पहुंचे। उन्होंने सीकिंग और स्लाइडिंग जोन कमेटा का निरीक्षण कर यात्रा मार्ग से जुड़े विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की। मैं अभी श्री बद्रीनाथ धाम जी जा रहा हूँ और अभी रास्ते में मैंने गौचर में एक मीटिंग करी है। मेरा पूरा विश्वास है कि जो भी हमारी तैयारियां हैं वो सुचारू रूप से संपन्न हो गई हैं और जो हमारी चारधाम यात्रा है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से इस पर संपन्न की जाएगी। और अब खबर नैनीताल से है, जहां अंत्योदय राशन कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी वाली खबर है। कार्ड धारकों को अप्रैल माह में एक साथ अप्रैल, मई और जून 3 माह का राशन बांटा जाएगा। एक साथ मिलेगा इन सभी 3 महीनों का राशन। और इसके अलावा संबंधित कार्ड धारकों को अप्रैल माह में ही अक्टूबर 2025 से मार्च 2026 तक बकाया 6 किलोग्राम चीनी का वितरण भी किया जाएगा। के निर्देशानुसार जो है माह अप्रैल में कंज्यूमर को जो है अप्रैल, मई, जून 3 महीने का राशन एक साथ दिया जाना है। तो इसके लिए हमने समस्त जो हमारे गोदाम इंचार्ज हैं और जो हमारे बेस गोदाम के एसएमआई और सीनियर एसएमओ जो भी हैं, उन सबको हमने डायरेक्शन दे दिया कि टाइम से जो है खाद्यान्न गोदाम में भिजवा दें और गोदाम से जो है सब तक अंदर को टाइम से मिल जाए, ताकि जो है अप्रैल लास्ट तक जो है सभी कार्डधारकों को जो 3 महीने का राशन मिल जाए। तो कार्रवाई की जाएगी। हमने ये बता रखा है कि जैसे वो अगर उनके पास गोदाम में जो है स्टॉक रखने की जगह नहीं है 3 महीने का, वो 1 महीने का उठाएं और 3 महीने का बांटे, फिर तुरंत उठा ले मई का, फिर उठाएं फिर बांटे, फिर जून का उठा ले साथ करके। ऐसे कोई दिक्कत नहीं आएगी।
और अब खबर हल्द्वानी से है, जहां सड़क चौड़ीकरण को लेकर प्रशासन अब सख्त दिखाई दे रहा है। तीनापाली, मंगल पड़ाव तथा अतिक्रमण करने वालों को अंतिम चेतावनी जारी कर दी गई है। प्रशासन ने चिन्हित 227 अतिक्रमणकारियों को नोटिस भी जारी कर दिया है। में जो विभिन्न हमारे मुख्य मार्ग हैं, साथ में जंक्शन है, उनके इम्प्रूवमेंट का काम काफ़ी समय से चल रहा है। इसी क्रम में तीनपानी से मंडी के बीच में कुछ अतिक्रमण सिंचाई विभाग की लैंड पे है और कुछ लोक निर्माण विभाग की लैंड जो चिन्हित है उस पर भी अतिक्रमण पाया गया। उसके क्रम में करीब 152 लोगों को लोक निर्माण विभाग की और 75 लोगों को इरिगेशन के लैंड्स के नोटिस दिए गए हैं। और अभी हमें कुछ प्रकरणों में संबंधित व्यक्तियों द्वारा अपना प्रत्युत्तर और अभिलेखीय साक्ष्य हमें उपलब्ध कराए गए हैं, जिसका लोक निर्माण विभाग और राजस्व विभाग के अभिलेखों के आधार पर परीक्षण किया जा रहा है और उसके उपरांत इसमें अंतिम निर्णय लिया जाएगा और तदनुसार कार्रवाई की। और अब खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड महिला कांग्रेस की अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के सरकारी आवास का घेराव किया है। निजी स्कूलों में मनमानी फीस वसूली पर विरोध जताते हुए प्रदर्शनकारियों ने एडमिशन सहित अन्य मांगों को लेकर ये धरना प्रदर्शन किया। देखिए, पूरे प्रदेश में खासतौर पर उत्तराखंड में शिक्षा का व्यापारीकरण भाजपा की सरकार कर रही है। सत्ता में बैठे हुए लोग आज बच्चों से जो उनके शिक्षा का अधिकार है उसको भी छीनना चाह रहे हैं। एक तरफ महंगाई बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ बच्चों की स्कूल की फीस इतनी ज्यादा बढ़ा गई है, बिल्डिंग मेंटेनेंस के नाम पे लूट मची हुई है। हाँ देखिए, तो कांग्रेस के लोग ये तो आवाज घिराव कर रहे हैं, तो क्या हम पे क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क नहीं पड़ता, घिराव करने तो ठीक है। तो इनका एक मांग है कि शिक्षा की फीस कम करें। अब कैसे कम करें? ये सवाल हुआ, कोई सवाल पूछो, हमसे पूछो कि सुबह कितने बजे उठते हैं आप, जेब में कौन सी कंघी रखते हो, रुमाल कौन सी रखते हो? ये सवाल है। ये कोई सवाल है कि पढ़ाई शिक्षा क्या है? ये इसलिए ये बेवकूफी सवाल है, ये बेकार सवाल है, इसे मैं कोई जवाब नहीं दे सकता। और अब खबर देहरादून से है, जहां हरिद्वार में 2 मई को प्रस्तावित जनसभा को लेकर राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश प्रभारी ने प्रेस वार्ता करते हुए बड़ा जनसैलाब उमड़ने का दावा किया है। एक निजी रेस्टोरेंट में मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए प्रदेश प्रभारी निरपाल सिंह ने दावा किया कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी की 2 मई को प्रस्तावित जनसभा के प्रति कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह है। का जो हमारा एजेंडा है, हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष 2 मई को गुरुकुल नारसन हरजोली गांव में आ रहे हैं, जनसभा को संबोधित करेंगे। हरिद्वार जिले से हम लोग अपनी शुरुआत करने जा रहे हैं और राष्ट्रीय लोकदल की तैयारी 2027 की, ताकि हम लोग पार्टी को मजबूत, पार्टी का संगठन मजबूत जब तक हम कर सकें, और इसकी शुरुआत हम उधर से करने जा रहे हैं। और बहुत जल्दी देहरादून में भी हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी आएंगे और उनकी सभा को संबोधित करा जाएगा। और अब खबर नैनीताल से है, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर के कुलपति की नियुक्ति को निरस्त करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने नियुक्ति को यूजीसी और केंद्रीय विश्वविद्यालय नियमों के मुताबिक पाया, जिससे न्यायमूर्ति ने दायर की गई जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। इधर आ जाओ, चले जाओ। अभी तो झंडा हिलना था। उसका समस्या तो मुझे हटा गई हो। पिटिशनर ने ऑनरेबल कोर्ट के सामने कोवारंटो पिटिशन के जरिए ऑनरेबल वाइस चांसलर HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी का अपॉइंटमेंट चैलेंज किया था। उन्होंने प्ली रखी थी कि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एक्ट 2009
और यूजीसी रेगुलेशन 2018 के कुछ प्रोविजंस के वायलेशन में अपॉइंटमेंट है, और उसमें हमने भी काउंटर एफिडेविट फाइल किए थे, और रिस्पोंडेंट्स हैव आर्ग्यूड के ये दोनों स्टैट्यूट का ड्यू कंप्लायंस किया गया है। विजिटर जो कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, उनकी तरफ से कमेटी, सर्च कमेटी बनाई जाती है। और अब खबर नैनीताल से है, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट में हल्द्वानी के 3 पानी बाईपास के निर्माणाधीन फ्लाईओवर के चलते रेलवे क्रॉसिंग को बंद कर अंडरपास का निर्माण न कराए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की खंडपीठ ने रेलवे से 2 सप्ताह में जवाब मांगते हुए 29 अप्रैल को अगली तारीख तय की है। तीन पानी हल्द्वानी में जहाँ पर एक फ्लाईओवर बन रहा है, पिछले 2023 से 19 से लेकर के उसमें कुछ कार्य चल रहा था, और उसके बाद 2023 में लोगों ने उसमें शिकायत इस बात की कि जो रेलवे गेट 49 AC है वो बंद कर दिया गया है फ्लाईओवर के निर्माण के चलते। तो ग्रामीणों के द्वारा प्रत्यावर्तन लगातार दिए जा रहे थे 2023 से लेकर के अभी 2025-26 तक, जिसमें कि माननीय MP साहब जो हमारे नैनीताल उधम सिंह नगर से, उनके तरफ से भी उसमें ग्रामीणों की समस्या पर आगे कार्रवाई करने के लिए कहा गया था। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। नगर निगम क्षेत्र में जनगणना की प्रक्रिया को स्मार्ट और पारदर्शी बनाने के लिए नगर आयुक्त नमामि बंसल ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। उन्होंने प्रेस वार्ता के माध्यम से जानकारी दी कि भारत सरकार द्वारा इस बार स्वगणना की विशेष सुविधा ऐप के माध्यम से दी जा रही है। आयुक्त ने शहरवासियों से अपील की है कि वे इस तरह डिजिटल प्रक्रिया को अपनाएं और साझा किए गए लिंक के जरिए अपनी जानकारी खुद दर्ज करें। देखिए, जनगणना की अति महत्वपूर्ण प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है और इसमें विस्तृत प्रशिक्षण कार्यक्रम, गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम सभी प्रगणकों का, पर्यवेक्षकों का चलाया जा रहा है, और साथ ही साथ स्वगणना की भी व्यवस्था इस बार भारत सरकार के द्वारा ऐप के माध्यम से की गई है। तो इस प्रेस वार्ता के जरिए एक अपील की जा रही है कि जितने भी समस्त नगर निगम क्षेत्र के निवासी हैं वे सभी स्वगणना को अपनाएं, स्वगणना की प्रक्रिया को समझें। उसका लिंक आपसे साझा किया जा रहा है और एक बहुत ही सरल प्रक्रिया के अंतर्गत स्वगणना की कार्रवाई को पूरा कर लें। इससे आने वाली प्रक्रिया में सभी प्रगणकों को और पूरे जो जनगणना का तंत्र है इसको भी निश्चित रूप से आसानी होगी और आप सभी के लिए भी प्रक्रिया का सरलीकरण हो जाए। और अब आगे बढ़ते खबरों में, देहरादून में राजकीय दून मेडिकल कॉलेज में आयोजित नारी शक्ति वंदन टाउन हॉल सम्मेलन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने कहा कि यह अधिनियम महिलाओं को अधिकार, सम्मान और निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित करेगा। सभी को नमस्कार। आज आप सब लोगों को ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि 16 से लेके 18 तारीख तक नारी शक्ति अधिनियम, जो कि महिलाओं को समाज में उनके सम्मान, महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण, महिलाओं के सामाजिक सशक्तिकरण के दृष्टिगत महिलाओं को एक कानूनी रूप से जो है उनको एक अधिकार देने वाला अधिनियम पे एक विशेष सत्र जो है वो आहूत किया जा रहा है 16 से लेकर 18 तक। निश्चित रूप से यह महिला आरक्षण अधिनियम हम आधी आबादी यानी कि उत्तराखंड की आधी आबादी, देश की आधी आबादी के रूप में हमारी महिलाएं अपना एक कानूनी अधिकार जो वैसे तो प्राकृतिक रूप से मिलना चाहिए, लेकिन हम धन्यवाद करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का।
और अब खबर कोटद्वार से है, जहां विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं एवं शैक्षणिक व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाकर शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाने को लेकर डीएम स्वाति एस भदौरिया की अध्यक्षता में कोटद्वार के किशनपुरी स्थित केंद्रीय विद्यालय में प्रबंधन समिति की पहली बैठक हुई। इस दौरान डीएम ने विद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियों, संसाधनों की उपलब्धता, व्यवस्थाओं सहित भावी जरूरतों की गहन समीक्षा की। अभी जैसे केंद्रीय विद्यालय कोटद्वार अभी ऑलमोस्ट 1 साल ही हुआ ऐसे खुले हुए, तो आज हम लोगों की पहली जो विद्यालय मैनेजमेंट कमेटी है वो यहाँ पे संपन्न हुई। उसकी मीटिंग हमने बच्चों के साथ भी इंटरेक्ट किया, उनका निरीक्षण भी किया क्लासेस का। बहुत ही अच्छे एंथुसियास्टिक बच्चे हैं, बहुत ही उनके अंदर स्पार्क है। और साथ में यहाँ पे जो हमारी मीटिंग में भी डिस्कशन हुए यहाँ के स्कूल के लिए क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं, तो उस पर भी एक बृहद डिस्कशन हुआ। जो पेरेंट मेंबर्स हैं उनके भी सजेशन आदि लिए गए। और यहाँ पे जो हमारा प्ले एरिया बल्कि बनाया जाएगा, यहाँ CCTV कैमरे और जो कंप्यूटर्स आदि की व्यवस्था है, ये सभी कुछ यहाँ पे की जाएगी। हम लोग अवश्य इसको करेंगे। और अब खबर हरिद्वार से है, जहां जनगणना 2027 के कार्यों में धीमी प्रगति पर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कड़ी नाराजगी जताई है। जिला आपदा कंट्रोल रूम में समीक्षा बैठक के दौरान डीएम ने सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जनगणना जैसे राष्ट्रीय कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देखिए, जनपद में जो सेल्फ एनुमरेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और आगे 25 तारीख से जो हमारी हाउस काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी सेंसस की, उसको लेकर सभी चार्ज ऑफिसर्स की, SDMs की और नगर निगमों की बैठक की गई थी। जो प्रगति है उसको कैसे और बेटर कर सकते हैं, और साथ ही ट्रेनिंग जो हमारे एन्यूमरेटर्स की, सुपरवाइजर्स की होनी है, उसका प्लान बनाया गया है। सभी अधिकारियों को सेंसस की जो पूरी प्रक्रिया है उसको संवेदनशीलता के साथ और सिंसियरिटी के साथ कंप्लीट करने के लिए डायरेक्शन दी। बनभूलपुरा क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लगाए गए कैंप में बड़ी संख्या में आवेदन सामने आए हैं, लेकिन अब जांच के बाद कई चौंकाने वाले खुलासे भी हो रहे हैं। दरअसल बनभूलपुरा इलाके में प्रधानमंत्री आवास योजना के कैंप के दौरान करीब 7,000 आवेदन प्राप्त हुए थे। नगर आयुक्त परितोष वर्मा के अनुसार जब इन आवेदनों की स्क्रूटनी की गई तो सामने आया कि कई आवेदकों के पास पहले से ही मकान मौजूद हैं। जांच के दौरान गड़बड़ी उजागर होने के बाद अब कार्रवाई के डर से लोग खुद ही अपने आवेदन वापस लेने लगे हैं। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में कैंप लगाए गए थे और लगभग 7,000 आवेदन हमें प्राप्त हुए थे PMAY के। अभी जो 6 टीमें हैं वो फील्ड बेस्ड सत्यापन का कार्य भी कर रही हैं। कुछ प्रकरण इस तरह से संज्ञान में आए हैं कि कुछ व्यक्तियों द्वारा फॉर्म भर दिए गए थे और उनके द्वारा ये कहा गया है कि जानकारी के अभाव में उनके द्वारा फॉर्म भर दिए गए और उन्होंने उनके पास अन्यत्र कहीं भवन है, तो उनके द्वारा उन जो फॉर्म भरे गए हैं उनको निरस्त करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया है। ऐसे भी मामला संज्ञान में आया है कि कहीं पूर्व में सरकारी योजनाओं का लाभ उन्होंने लिया था। और आगे बढ़ते खबरों में, प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों को मद्देनजर रखते हुए सभी राजनीतिक दलों की तैयारियां शुरू हो गई हैं। वहीं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने आगामी चुनावों में भाजपा की पुनः जीत का दावा किया है। जिस तरह से 2014 के बाद से निरंतर देश में विकास की एक गाथा लिखी जा रही है, उससे उत्तराखंड भी अछूता नहीं। 12,000 करोड़ की लागत से बना दिल्ली देहरादून एलिवेटेड हाईवे जो इकोनॉमिकल कॉरिडोर के रूप में विख्यात हो रहा है, उसके शुरुआत के रूप में कल हमने देखा कि किस तरह से पूरा शहर माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए उमड़ा। उत्तराखंड के कोने कोने से बिना बुलाए जनता अपने आप आई। जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए क्यू न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं Q न्यूज़, खबरों का सारथी।